Hello, all of you. This is CSLS Solanki here. I hope you all are doing good and आपकी studies बहुत अच्छे से चल रही होगी. ठीक है. Today we are going to start with the RTP discussion of November 2020, RTP of November 2020 attempt, and we will be starting with first MCQs. ये MCQ जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो देखो आपको अप्रोच क्या रखना है एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है. इट में यू मे फील दैट कि एमसीक्यू के अंदर टाइम लग रहा है या जो भी है. ठीक है. सी मैं कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करने के बाद उस एमसीक्यू का आंसर दूंगा. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन भी है और फिर आंसर आने वाला है. बट आप जब एग्जाम में दोगे तो भाई सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर देना है. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर टाइम लगता है तो उस टाइम को देखो पहले कि वो उस टाइम के अंदर एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सी द फर्स्ट एमसीक्यू. Number 1, Mr. A, age 52 years, is a CEO of XYZ Enterprises Limited. During the previous year 1920, he earned salary of 1 crore 65 lakh and long-term capital gain on a sale of listed equity shares. On a sale of listed equity share amounting to 1,06,500. तो 1 crore 65 lakh का सैलरी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेल ऑफ लिस्टेड शेयर पे 1,06,500. He earned interest of 4,82,778 on the saving account. सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला हो. ठीक है. तो कहीं ना कहीं पे ये सेविंग अकाउंट वाला जो पार्ट है आपको समझ में आना चाहिए कि ये ATTTA की बात करेगा अगर डिडक्शन आया तो. ठीक है. फर्दर ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम. ही डज नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. उसको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता था. Mr. A took a loan from a State Bank of India on 27th October 2017 for repairing his house, self-occupied. Repairing his house, self-occupied. If you remember, repairing house के लिए अगर लोन लिया और वो भी अगर वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट इज अप टू 30,000 rupees at Delhi and paid an interest on such borrowing of rupees 80,000 and 1,50,000 toward the principal amount during the previous year 1920. तो ये 80,000 जो है ये डिडक्शन आ जाएगा अंडर सेक्शन व्हाट 24 का. ठीक है. और ये 1,50,000 80C के अंदर आपको ये डिडक्शन में चला जाएगा. वो मिस्टर ए हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टुवर्ड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ पॉलिसीज टेकन फॉर हिज फैमिली मेंबर्स. मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज ब्रदर. ब्रदर के लिए भरा हुआ पैसा उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है तो वहां पे क्रॉस आ जाएगा. ठीक है. ब्रदर के लिए कैसे भी भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए भरा हुआ है चेक से भरा हुआ है. यस उसका डिडक्शन आपको मिलता है 17,670. मेडिकल प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ. सेल्फ एंड हिज वाइफ खुद के लिए और वाइफ के लिए भरा हुआ है 21,000 बाय चेक. तो अगेन यस इसका डिडक्शन आपको मिलेगा. ठीक है. 17,670 एंड 21,000. ही ऑल्सो इंकर्ड 6,400 टुवर्ड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. Please read this. 6,400 toward the preventive health checkup of his wife in cash. Preventive health checkup का पैसा आप कैश में भरो चेक में भरो doesn't matter. But this is restricted up to what 5,000 rupees only. इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको कितना डिडक्शन मिलता है 5,000 का ही डिडक्शन मिलता है. He deposited 1 lakh towards the PPF. He deposited 1 lakhs towards the PPF. तो इसका डिडक्शन कहाँ पे मिलता है 80C में इसका डिडक्शन मिलता है. He also deposited 50,000 and 2,50,000 towards the tier 1 and tier 2 NPS accounts respectively. बेटा 50,000 tier 1 में 2,50,000 tier 2 वो भी कौन सा NPS account नेशनल पेंशन स्कीम. Now if you remember 50,000 का डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगा. इसका भी 2,50,000 का भी मिलता बट इधर नहीं मिलेगा. Why? Because tier 2 is applicable only in case of government employees. नॉर्मल एम्प्लॉय को ये एप्लीकेबल नहीं है. टीयर 2 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो उधर इसको नहीं मिलेगा. तो 80C में ये दो चीजें आ जाएगी. ही हैज पेड 5,30,000 एज एडवांस टैक्स. ओ हो 5,30,000 एज एडवांस टैक्स. हिज एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स ऑफ 51,89,000. सो दिस इज व्हाट TDS. ये TDS का इंफॉर्मेशन ये एडवांस टैक्स का इंफॉर्मेशन. He is of the opinion the balance amount of tax if any he will pay on 27th July 2020, that is before the due date of filing of return of income. From the details given above, choose the most appropriate option to the question given below. Compute the amount of deduction available to Mr. A under the chapter 6A for the assessment at 2021. क्या पूछ रहा है? चैप्टर 6A का डिडक्शन पूछ रहा है.
तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे 3 सेक्शन अभी तक अट्रैक्ट हो रहे थे। एक 80C, दूसरा 80D। सर तीसरा किधर था? तीसरा था बेटा ऊपर, सेविंग का इंटरेस्ट है, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 80TT है, बराबर, तो 80TT है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 80C की। तो 80C की अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख रुपए का तो टूवर्ड्स पीपीएफ के अंदर पैसा डाला था। फिर 50,000 रुपया जो था वो टीयर 1 के अंदर उसने पैसा डाला था, तो ये 1,50,000 तो इधर ही हो गया। वैसे लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है 1,50,000 की, क्योंकि डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 का ही मिलता है 80C में। बट आपको ये 1,50,000 टूवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन मिलता है। तो अगर 1,50,000 का कैलकुलेशन करें तो ये 1,50,000 हो गया। तो बेटा ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा कितना? 1.5 और 50, 2 और 1 3 लाख हो जाएगा। बट द मैक्सिमम अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? 1,50,000 ओनली। आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है? 1,50,000 ही मिल सकता है। तो 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 80D के अंदर अगर बात करें तो पेरेंट्स के लिए अगर बात करें तो पेरेंट्स का जो खर्चा है वो पेरेंट्स का कितना है? 17,670 कुछ है, तो 17,670 इधर आ जाएगा। और फिर इस वाइफ, हिज एंड हिज वाइफ, उसके लिए उसने जो पैसा भरा हुआ है वो कितना है? 21,000 कुछ है। 21,000 वो है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा भी भरा है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू व्हाट? 5,000 रुपीज। तो 21,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 26,000 हो जाएगा। बट अगर आपको याद होगा तो खुद के लिए भरो, ये पेरेंट्स के लिए भरो। पेरेंट्स के लिए 25,000 सेपरेट, और खुद के लिए भरोगे तो उसमें भी 25,000 सेपरेटली, विच एवर इज लोअर अमाउंट। तो इधर 25,000 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। 17,670 प्लस 25,000 अगर आप करोगे तो यू विल गेट हाउ मच? 25,000 प्लस 17,670, 42,670। ओके, और 80TT है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। कितना भी इंटरेस्ट मिला आपको, मैक्सिमम 10,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा, तो 10,000 तक का आपको डिडक्शन आप ले लोगे तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा? 42,670 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000 रुपया अगर आप करोगे तो यू विल गेट 2,02,670। 2,02,670 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और आंसर विल बी व्हाट? डी। ठीक है, अपना आंसर क्या रहेगा? डी। आगे, assuming Mr. A pays a rent of 65,000 per month. हो, कितना रेंट पे कर रहे हो? 65,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे हो फॉर इज रेंटेड हाउस एट मुंबई टू मिस्टर सी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। इज मिस्टर ए लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन सच रेंट? अगर आपको याद हो बेटा, एक सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 194 IB। 194 IB ये क्या कहता है कि अगर आप किसी भी बंदे को 50,000 रुपए से ज्यादा अगर पर मंथ रेंट अगर आप देते हो, पर मंथ अगर आप रेंट देते हो, तो आपको कितना डिडक्ट करना चाहिए? 5% टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। ठीक है, इफ सो व्हाट वुड बी द रेट अमाउंट ऑफ टीडीएस? तो 5% तो मुझे दिख रहा है, तो ये 5% मुझे दिख रहा है, तो ये 5% वाला है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, 50-50 हो गया, ये दोनों तो निकल गए। ठीक है, 44 AB वाला तो इधर आ ही नहीं सकता भाई, सैलरीड बंदा है, 44 AB कहां से एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो 50,000 एट द रेट 5%, अभी 65,000 पर मंथ है, तो 65,000 इंटू 12 महीने का रेंट इंटू 5% कितना होगा बेटा? 65,000 इंटू 12 महीना इंटू 5% अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? 39,000 आएगा, बराबर है। अगर 39,000 आ रहा है सर, कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ सर, 39,000 रुपीज इधर। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये टीडीएस का जो अमाउंट है, दिस टीडीएस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द लास्ट मंथ का रेंट, बराबर। तो 65 और 39,000 विच एवर इज लेस, तो 39,000 इन द मंथ ऑफ द मार्च 2020, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। What would be the amount of net tax payable? Amount of net tax payable for the assessment at 2021 in the hands of Mr. A. सर नेट टैक्स पेएबल बोला, नेट टैक्स पेएबल बोला मतलब इधर तो मुझे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करना पड़ेगा बेटा। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अगर आप करने जाओगे तो सबसे पहले आपको चीज जो दिखेगी वो क्या दिखेगी आपको? यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे सैलरी थी उसकी, कितनी सैलरी है उसकी? 1,65,00,000 की सैलरी है उसकी। ठीक है, इफ यू विल सी तो 1,65,00,000 का सैलरी है। अब यहाँ पे देख लो 1,65,00,000 का सैलरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 80,000 रुपए का जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, बट 80,000 का इंटरेस्ट आपको नहीं, 30,000 का डिडक्शन सिर्फ मिलेगा आपको, तो वो 30,000 जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा किसी ने करने गए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? 1,65,00,000 जो सैलरी है वो ग्रॉस टोटल ग्रॉस सैलरी है वो,
उसमें से उसको डिडक्शन भी मिलेगा 16,1A का। 16,1A का कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 रुपए का उसको डिडक्शन मिलेगा। तो 1,65,00,000 माइनस 50,000 अगर आप करोगे तो 1,64,50,000 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से आपकी 30,000 की जो डिडक्शन है, कौन सी डिडक्शन? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप सेट ऑफ करोगे तो वो आ जाएगा 1,64,50,000 minus 30,000. So you will get 1,64,20,000. अब इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1,06,500 LTCG 1,06,500. तो 1,64,20,000 plus 1,06,500. So you will get 1,65,000 1,65,00,000. बट उसके पहले बेटा बैंक इंटरेस्ट भी है, उसका बैंक इंटरेस्ट है 482,778, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो इसमें अगर ऐड करें 482,778, सो वी गेट 1,70,09,278। तो ये आपका आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन ले लोगे। अभी डिडक्शन हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन था आंसर में वो था 2,02,670। तो आप 2,02,670 का क्या ले लोगे? डिडक्शन ले लोगे। ठीक है, तो 2,02,670 का आपने अगर डिडक्शन ले लिया बेटा तो आपका इनकम हो जाएगा 1,68,06,608 रुपीज। यह आ गया आपका नेट टैक्सेबल इनकम। अब उनको चाहिए नेट टैक्स पेएबल कितना है, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1,68,06,608 आया। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान रखना, सीधा डायरेक्टली कैलकुलेशन पे मत पहुंच जाना। ठीक है, हमारे जो कॉलम्स है उस कॉलम्स के हिसाब से जाओ। 1,68,06,608। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो 1,06,500 और 1,06,500 में से कितना माइनस करोगे आप? 1,00,000 रुपया माइनस करोगे क्योंकि 1,00,000 तक की एग्जेम्प्ट है। 1,00,000 माइनस हो जाएगा इंटू 10% का टैक्स आ जाएगा, तो उसका कितना होगा? 1,06,500 माइनस 1,00,000 इंटू 10%, उसका टैक्स आ जाएगा 650 रुपया। 1,68,06,608 माइनस 1,06,500 आप कर दोगे तो आपको मिलेगा 1,67,108। अब इसमें से पहले 2.5 लाख पे नील, दूसरे वाले 2.5 लाख पे 5%। 5% मतलब कितना? 12,500। बाद में 5 लाख पे 20% मतलब कितना? 1,00,000। बाकी का बैलेंस जो बचेगा, अगर आप बैलेंस देखोगे तो कितना? 10 लाख माइनस कर दो तो 157,00108। 157,00108 और उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, तो 157,00108 इंटू 30% अगर उस पर टैक्स लगाए तो बेटा वो टैक्स हो जाएगा 47,100 32.4, दैट इज 32। टोटल करो 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 47,100 32, तो यू गेट 48,22,532। इसमें प्लस 650, तो ये हो गया 48,23,182। अब 48,23,182 अगर आप देखो, इनकम 1,68,06,608 है, मतलब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से लेके ऊपर 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज। अगर याद होगा तो इधर सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज एट द रेट 15%। सरचार्ज एट द रेट 15%, 48,23,182 इंटू 15% अगर आप करोगे तो यू विल गेट 7,23,477। if you will add it, so you will get 55,46,659। और सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगता ही है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% अगर आप करोगे तो यू विल गेट 55,46,659, उसका 4%, ये कितना आ जाएगा? 2,21,866। तो 55,46,659 प्लस 221,866, तो यू विल गेट बेटा फॉर 57,68,525, which is rounded off to what?
57,68,530 अमाउंट याद रखना, 57,68,530। ठीक है, और 57,68,530 सर अमाउंट तो देख ली, बट ऑप्शन में तो किधर भी नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों। नेट टैक्स पेएबल पूछा है, ये तो 57,68,530 तो उसको पूरा पे करना चाहिए था, बट उसमें से उस बंदे ने उसको टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है और उसने खुद ने एडवांस टैक्स भी भरा है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो टीडीएस उसने कितना भरा हुआ है, टीडीएस कितना उसका डिडक्ट हुआ है, तो उसका टीडीएस डिडक्ट का इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया था कि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 51,89,000 का। तो ये 51,89,000 ये उसका टीडीएस हो गया। दूसरा आप देखोगे तो एडवांस टैक्स भी उस बंदे ने भरा हुआ था। एडवांस टैक्स कितना भरा था, ही पेड 5,30,000 एज एडवांस टैक्स। तो बेटा 5,30,000 यहाँ पे हो जाएगा एडवांस टैक्स की फिगर। तो 57,68,530 माइनस 51,89,000 माइनस 5,30,000, तो यू विल कम टू नो कि उसको बैलेंस टैक्स पेएबल कितना है, 49,530। ये बैलेंस टैक्स पेएबल हुआ उसको। सर कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 49,530। आर यू क्लियर विद दिस? बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B। इफ यू रिमेंबर 234B क्या बोलता है? 234B बोलता है आपको जितना एडवांस टैक्स भरना चाहिए, ठीक है, अगर उतना एडवांस टैक्स का 90% तक अगर आपने नहीं चुकाया है 31 मार्च 2020 तक, तो फिर आपको 234B लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो एडवांस टैक्स कितना उसको भरना चाहिए था। सबसे पहले उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी? 57,68,530 आ रही थी। 57,68,530 57,68,530 माइनस उसमें से उसका टीडीएस कितना कटा था? 68,530 51,89,000 51,89,000 rupees was the TDS deducted. तो 57,68,530 माइनस 51,89,000, तो ये हो जाएगा 5,79,530। ये है अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड। अब इसका देखते हैं 90%। सॉरी, इसका देखते हैं 90%। इसका 90% कितना आएगा? 579,530 का 90% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल कम टू नो कि वो 521,577 है। और जबकि इस बंदे ने कितना भरा है? इस बंदे ने भर दिया था एडवांस टैक्स 5,30,000 का, तो ज्यादा भरा है। सिंस ज्यादा भरा है तो इसको 234B की लायबिलिटी आएगी ही नहीं। आंसर विल बी व्हाट? नील। भैया सर बोलो तो समझ में आया है नहीं? क्लियर है? कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दो, डाउट क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो शेयर करो। ठीक है, क्योंकि बहुत जन को जरूरत है ये आरटीपी का, एमसीक्यूज की बहुत जन को जरूरत है। ठीक है, आरटीपी के डिस्कशन का बहुत जरूरत था, इसलिए मैं वीडियो लेके आया। ठीक है, और ये आरटीपी अगर क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसके अंदर। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार क्लियर है, एकदम डिटेल में अगर आपने स्टडी किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम टैकल कर सकते हो, फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर चंचल, मिस चंचल, एज 45, provide the following data of her gross receipts for the financial year 2018-19 and 2019-20। 18-19 का डेटा दिया। She is engaged in agency business along with providing the service as third card reader। ठीक है, भविष्य बताते। तो वो कहीं पे सर्विस में भी है और एक एजेंसी बिजनेस भी उनका है। बिजनेस भी है और प्रोफेशन भी है, ध्यान देना, बिजनेस भी है और प्रोफेशन भी है, गलती ना करें। टोटल ग्रॉस रिसीट दिया हुआ है 2018-19 का, 2019-20। ग्रॉस रिसीट इधर है 85 लाख और इधर है 47 लाख, दोनों को मिला के हुआ 1,32 लाख। ऊपर 78 लाख, 43 लाख, 1,21 लाख। अपना प्रीवियस ईयर 1920 है, तो वी विल बी मोर कंसर्न अबाउट 1920। आगे बढ़ते। During the financial year 1920, she paid an amount of 1,20,000 to a contractor for polishing her old furniture। 1,20,000 to a contractor for polishing her old furniture। Contractor मतलब ये 194C की बात कर रही है। ठीक है, her old furniture। She has taken services from the renowned interior designer for her self-occupied residential property, for which she paid 2,50,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने किसी की इंटीरियर डिजाइनर की मदद ली उसके लिए, तो ये सेक्शन कहीं ना कहीं पे अपने को 194J में जोड़ देता है। बट दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो गए बिकॉज दोनों क्या पर्सनल इन नेचर है।
ये दोनों ही ट्रांजेक्शन कैसे है, पर्सनल इन नेचर है। एंड इफ यू रिमेंबर दैट पर्सनल इन नेचर जब ट्रांजेक्शन होता है तो 194C एंड 194 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर द 20th May 2019, सर ये सॉल्व करते वक्त ही आप सीधा ले रहे हो ऐसा अजम्पशन, हाँ तो सीधा लेना ही पड़ेगा। पूरा एमसीक्यू जब सॉल्व करने जाऊंगा, अभी देखूंगा थोड़ी बाद में कि क्वेश्चंस क्या क्या है, पर इधर जैसे जैसे मुझे पता चलते जा रहा है ऐसा ऐसा कुछ है तो मैं सीधा सीधा करते जाऊंगा ना बेटा, ठीक है। ऑन further 20th of May 2019 she sold one commercial property for ₹50 lakh, उसने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची 50 लाख के लिए। The value adopted for the stamp duty was 52 lakh, stamp duty value 52 लाख। It was purchased for 40 lakhs on 28th of April 2017, 2017 में खरीदा, 2019 में बेचा, वो भी 28 में 2019, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, ठीक है, 24 मंथ से ज्यादा। Cost of inflation index is given. The brought forward long-term capital loss from the unlisted share for the financial year 18-19 is 7,80,000 rupees. During the year, Ms. Chanchal incurred a loss of 70 lakh while trading in the agricultural commodity derivative. No CTT paid. Okay, that is commodity transaction tax. And if you remember that, अगर आपको याद होगा तो एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस. सो दिस इनकम इज व्हाट, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम. ये नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम है. ये जो इनकम है ये कैसी है, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम. ठीक है, आगे बढ़ते. फ्रॉम द गिवन डिटेल्स गिवन बिलो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो. Is Ms. Chanchal liable to tax audit? Is Ms. Chanchal liable to tax audit under the Income Tax Act 1961 for the previous year 1920? ठीक है, तो टैक्स ऑडिट जैसे ही वर्ड देखा स्टूडेंट ऊपर जाएगा, देखेगा ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट देखेगा 1,32,00,000 की, 1,32,00,000. यस, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल 44AB, आंसर टिक करके आ जाएगा. ठीक है, गलत, रॉन्ग. सब क्यों रॉन्ग? अरे भाई वो बिजनेस में भी है और प्रोफेशन में भी है, दोनों में है. तो बिजनेस की लिमिट अगर आपको याद होगी तो बिजनेस की लिमिट है 1 करोड़ की और प्रोफेशन की लिमिट है 50 लाख की. दोनों की लिमिट सेपरेटली देखनी पड़ती है, ज्वाइंट नहीं. सेपरेटली लिमिट देखो तो बिजनेस के अंदर देखोगे तो उधर आपको दिखेगा कि रिसीट जो है वो 85 लाख की है और प्रोफेशन में देखोगे तो रिसीट आपको दिखेगी 47 लाख की है. दोनों में लिमिट से कम है, दोनों में लिमिट से कम है. तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हो, आंसर विल बी व्हाट, बी. No, as the gross receipt from the business or professions are below the specified threshold limits. बराबर है, क्लियर है इधर तक, कोई डाउट? आगे, what is the total amount of tax to be deducted by Miss Chanchal for the previous year 1920? उसको कितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था, कितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था, ये क्वेश्चन है. अभी कितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था उसका तो मैंने आंसर ऊपर ही दे दिया आपको. आंसर क्या ऊपर दे दिया, भले उन्होंने ये सर्विस ली पर वो कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग और ओल्ड फर्नीचर, और दूसरा इन्होंने क्या लिया, वो इंटीरियर डिजाइनर का सर्विस. ये तो पर्सनल इन नेचर हो गया. अभी पर्सनल इन नेचर हो गया तो कहां से आएगा भाई टैक्स? तो कोई भी टैक्स उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. नहीं है मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे देखते हैं. What is the amount and the nature of capital gain chargeable to tax in the hands of? What is the amount and the nature of capital gain? Amount पूछ रहे और नेचर ऑफ कैपिटल गेन भी पूछ रहे. इन द हैंड्स ऑफ मिस चंचल. ठीक है सर, कहां था कैपिटल गेन? ऊपर देखो, ऊपर कैपिटल गेन उन्होंने कुछ तो बेचा हुआ है, इमोबाइल प्रॉपर्टी कुछ तो बेची है. ठीक है, अब इसकी बात करते बेटा. इसकी अगर आप बात करोगे तो आपको तुरंत इधर 50 लाख ये दिखा प्रॉपर्टी वैल्यू, ये 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख आपको दिखेगी, तो आपको सीधा दिमाग में 50C सेक्शन याद आ रहा होगा. ठीक है, और 50C सेक्शन याद आना भी चाहिए. वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाता है, जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन था वो, या तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर तुम ले लेते थे, प्रोवाइडेड योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स व्हाट, 105% ऑफ व्हाट, एक्चुअल कंसिडरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. तो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 52 लाख है. ठीक है, अभी कोई साइन नहीं रखेगा, पहले देखेगा एक्चुअल कंसिडरेशन जो है 50 लाख, उसका 105% कितना होता है. 50 लाख का 105% होता है 52,50,000. बराबर, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेटा कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, 52 लाख सी है और 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन कितना, 52,50,000 है. तो इधर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. इधर सीधा सीधा एफपीओसी क्या लिया जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा एफपीओसी लिया जाएगा 50 लाख रुपया. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लग जाएगा. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लगेगा, 40 लाख रुपया
मल्टीप्लाइड बाय इस साल का इंडेक्स इज 289 एंड 2017-18 का इंडेक्स इज व्हाट 272. 40 lakh into 289 divided by 272, so you will get how much? 42,50,000 rupees. 42,50,000 rupees अगर आप देखोगे तो 50 lakh minus 42,50,000, so you will come to know the answer is what? 7,50,000. बराबर. तो 7.5 लाख रुपए की इनकम इधर जनरेट हो रही है और 7.5 लाख रुपए की इनकम हमें दिख रही भी है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो. बराबर है बेटा, कोई डाउट इधर तक? कोई भी नहीं. ठीक है, आगे देखते. What is the amount of losses which can be carried forward to assessment at 21-22? Assuming that the business income 45 lakh and the income from profession is 25 lakh for the previous year 19-20. What are the losses which can be carried forward to assessment at 21-22? कौन से ऐसे losses है जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 45 लाख का मेरा बिजनेस इनकम है बेटा, ध्यान देना. 45 लाख का बिजनेस इनकम, 25 लाख का प्रोफेशन इनकम है. ठीक है, दोनों का टोटल करो कितना होगा? 70 लाख होगा. और अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा तो ऊपर जब क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव वाला था. मैंने बोला ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का. तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम अगर है तो ये इनकम जो है वो क्या हो सकती है? नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम क्या हो सकती है? नॉर्मल बिजनेस के सामने ये सेट ऑफ हो सकता है. तो 70 लाख का लॉस 70 लाख के प्रॉफिट के सामने क्या हो गया? इनकम के सामने क्या हो गया? एडजस्ट हो गया. तो यहां से तो ये नील बन गया. ठीक है, आगे बढ़े तो क्या पता चला था कि वो कुछ 7.5 लाख रुपए का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ मिल रहा था. बराबर सर, 7.5 लाख का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा था. और प्रीवियस ईयर 2018-19 के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर उनको 7,80,000 का कुछ लॉस हुआ था, वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है. तो 7,80,000 में से भाई 7,80,000 तो एडजस्ट नहीं हो सकता. गेन 7.5 का लॉन्ग टर्म कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म. तो 7.5 से 7.5 एडजस्ट हो गया. तो 7,80,000 का जो लॉस था उस 7,80,000 में से आपने 7.5 का लॉस एडजस्ट कर दिया. तो कितने का लॉस बैलेंस बच गया? 30,000 का लॉस बैलेंस बच गया. तो दिस 30,000 लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द असेसमेंट ईयर 21-22. कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 30,000 अंडर सेक्शन 74. यस और नो? क्लियर है? पक्का? श्योर? 100%? कुछ भी डाउट हो लिखो बेटा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, आगे बढ़े. जी भाई, ये हो गया. ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए. अभी तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि अभी जब मैं पढ़ रहा था तो तभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में ही मैं लिखते जा रहा था. आजू बाजू में जो भी मुझे देख के सीधा सीधा जो याद आ रहा था वो मैं फटाफट लिखते जा रहा था. मुझे नहीं पता एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या है, मैंने नीचे नहीं पढ़ा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, बट मुझे इतना चीजें पता चल रही थी कि ये पढ़ के मुझे ऐसा कुछ सिनारियो याद आ रहा है, ऐसे कुछ सीन याद आ रहे हैं. ठीक है, ऐसे कुछ सेक्शन याद आ रहा है, ऐसे कुछ प्रोविजन याद आ रहा है. तो फटाफट उसके बाजू में लिख लो, ताकि क्या होगा, अगर बाई चांस एमसीक्यू के क्वेश्चन वो पूछे रहेंगे तो आपको उसकी हेल्प हो जाएगी. तो आपको वापस क्वेश्चन में आने की जरूरत नहीं है, वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो लाइन वापस देखने की जरूरत नहीं है. आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको याद होगा कि आपने इधर ये चीज लिखी हुई है. ठीक है, और आप देख रहे हो कितनी बारीकी से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है. ठीक है, हर एक प्रोविजन को इंस्टीट्यूट छू रहा है. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर ए, एज 45 years, सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड. ओ हो. सबसे पहली बात, मिस्टर ए इंडिविजुअल बंदा, 45 years मतलब बिलो 60 years वाला बंदा है. सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड. जब मुझे एग्रीकल्चर लैंड सेल दिखी, मुझे 2 चीजें याद आनी चाहिए. क्या? या तो ये एग्रीकल्चर लैंड रूरल होगा, या तो ये क्या होगा, अर्बन होगा. बराबर है. अब रूरल होगा तो क्या होना चाहिए? रूरल अगर होगा तो रूरल क्या सर? ये तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ही नहीं आता है. तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आता तो कैपिटल गेन कहां से आएगा इसके ऊपर? बराबर है. अभी वो तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. अर्बन होगा तो कंपटीशन आएगा. आगे देखते हैं. एग्रीकल्चर लैंड फॉर ₹52 lakhs on 4th of October 2019, acquired at a cost of ₹49.25 lakh on 13 September 2018, situated at 7 kilometers from the jurisdiction of the municipality having the population of 4 lakh. प्लीज ध्यान से देखो. 7 kilometers from the jurisdiction of the municipality having the population of 4 lakh. अगर आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन ने पूरे क्वेश्चन की
जो मतलब जितना क्वेश्चन इजी लग रहा रहेगा ना, उस क्वेश्चन को इसने डिफिकल्ट बना दिया। क्यों? यहाँ पे इंस्टीट्यूट टेस्ट करना चाहता है कि तुमको एग्रीकल्चर, जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका डेफिनेशन आपको याद है या नहीं है। आपको याद है या नहीं है? अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, या तो जय माता जी करके आ जाओ, मतलब तुक्का लगा के आ जाओ, या तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। 7 किलोमीटर फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट 4 लाख। अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा रूल था कि भाई 2 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी लिमिट, 2 किलोमीटर अप टू द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट 10,000, देन 6 किलोमीटर अप टू द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट 1 लाख, and 8 kilometers up to the population of what 10 lakh will be considered to be as what rural agricultural land. ये क्या है? ये 7 किलोमीटर्स है। 7 किलोमीटर्स द jurisdiction of municipality having a population of what 4 lakh up to the population of 10 lakhs 8 किलोमीटर्स, तो ये लिमिट के अंदर आया। मतलब ये जो लैंड है, ये लैंड कैसा है बेटा? ये लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया तो इसके ऊपर कैपिटल गेन आने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते। एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड फॉर 53 लाख। दूसरी और एक एग्रीकल्चर लैंड बेची उसने फॉर 53 लाख ऑन 12th of December 2019, acquired at a cost of rupees 46 lakh on 15th of Feb 2018, situated at 1.5 kilometers from the jurisdiction। 1.5 मतलब ऊपर वाले कैटेगरी, 2 किलोमीटर के अंदर। अब उसका पॉपुलेशन देखते हैं। ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000, लिमिट से बढ़ गया। 2 किलोमीटर के अंदर तो आया, मगर लिमिट कितनी थी? अप टू 10,000 रहेगा। म्युनिसिपैलिटी लिमिट से अगर 10,000 रहेगा तो ही उसको रूरल माना जाएगा, अदरवाइज वो अर्बन बन जाएगा। ये 12,000 है, 12,000 है मतलब ये क्या बन गया? ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन गया। सिंस ये अर्बन बना मतलब ये क्या कैपिटल एसेट है, तो इसको बेचने पे क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। बोलो ना मेरे दोस्तों, यस और नो। ठीक है, तो इस पे कैपिटल गेन आ जाएगा। अब देखते हैं व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहली बात, पहले वाले तो आने नहीं वाले, सेकंड वाले की बात करें तो 15th of Feb 2018 है। यहाँ पे 15th of Feb 2018 को उन्होंने परचेस किया हुआ है और 12th of December 2019 को बेचा है। 2 साल तो दिख रहे नहीं है अपने को, 2 साल दिख रहे नहीं है, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो 53 लाख माइनस 46 लाख अगर आप देखोगे तो 53 माइनस 46 इफ यू विल डू, तो 53 माइनस 46 बेटा यू विल कम टू नो कि इसका आंसर क्या 7 लाख। 7 लाख कैसा होगा सर? ये 7 लाख क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 7 लाख। क्लियर है? पक्का, श्योर, 100%। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। फोर्थ, पढ़ाई मजेदार चल रहा है अभी तक। किससे बहुत मजेदार चल रहा है? 3 एमसीक्यू पूछे, बट तीनों एमसीक्यू बहुत मजेदार थे। जिसने भी आरटीपी बनाया सैल्यूट है उसको। आरटीपी बनाने वाला बंदा बहुत जबरदस्त है। ठीक है, एक एक छोटे से छोटा प्रोविजन को पकड़ पकड़ के पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अर्जुन होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मिस्टर अर्जुन के पास 1000 शेयर्स है एक्स लिमिटेड के। Acquired on 1st of July 2018 of for rupees 600 per share. Sold 500 share to Mr. शौर्य। उन्होंने क्या किया? शौर्य को सेल किया 500 शेयर्स ऑन 1st of May 2019 for rupees 550 per share. Okay. X Limited declared a dividend. Oh, X Limited declared a dividend at rupees 65 per share on 20th July 2019. तो ट्रांजेक्शन देखो, 20 जुलाई 2019 को उन्होंने डिक्लेयर किया डिविडेंड 65 रुपीज पर शेयर। being the record date, being the record date, being the record date, being the record date, being the record date। इतना क्यों स्ट्रेस आउट कर रहे हो सर रिकॉर्ड डेट के ऊपर? इतना क्यों पिंच मार रहे हो रिकॉर्ड डेट के ऊपर? ये शायद ही पहली बार सीए इंटर लेवल पे रिकॉर्ड डेट का क्वेश्चन आया होगा। डिविडेंड की जब भी बात होती है तो नॉर्मली सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर बात होती है। डिविडेंड में रिकॉर्ड डेट की बात कहीं पे भी नहीं होती। अब रिकॉर्ड डेट आया तो कहीं ना कहीं पे दिमाग में ना एक प्रोविजन आना चाहिए। प्रोविजन है डिविडेंड स्ट्रिपिंग का। डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है वो बाद में बताता हूं, पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं।
1 मई 2019 को सौर्या ने परचेस किए शेयर्स, कितने शेयर परचेस किए? 500 शेयर परचेस किए। एट व्हाट रेट? ₹550। ठीक है, 20 जुलाई 2019 जो है ये उनका रिकॉर्ड डेट है और डिविडेंड दे रहे ₹65 पर शेयर, ये डिविडेंड है। ठीक है, मिस्टर सौर्या सोल्ड 300 इक्विटी शेयर्स एट ₹475। अभी सौर्या ने सेल किए, कितने सेल किए? 300 शेयर सेल किए। एट व्हाट? 475 ऑन 20th सितंबर 2019। 28 सितंबर 2019 को शेयर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। एंड द बैलेंस 200 शेयर्स, बाकी के जो बैलेंस 200 शेयर बचे हैं उसको भी उसने सेल करा है। ₹450 पर शेयर ऑन 20th October 2019। ₹450 पर शेयर ऑन 20th October 2019। आगे, apart from the above mentioned information, Mr. Shaurya was having only long-term capital gains from a sale of unlisted share of ₹50,000। उसकी दूसरी कोई भी इनकम नहीं थी, सिर्फ ये थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ ₹50,000। Assuming that Mr. Shaurya has no other income, his total income for assessment at 2021 is चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। जिसको डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन याद होगा ना, वही एक बंदा क्वेश्चन को कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है क्वेश्चन। अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन क्या है, जनरली किसी को याद नहीं रहेगा। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो समझ लो इधर डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग प्रोविजन क्या बोलता है? डिविडेंड स्ट्रिपिंग प्रोविजन ये बोलता है, अगर कोई भी, मान लो ये एक मैं टाइमलाइन बनाता हूं पहले, टाइमलाइन, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के रिकॉर्ड डेट से, ठीक है, रिकॉर्ड डेट, कंपनी के रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है डिविडेंड लिखने की तारीख। मतलब उस दिन पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद देखती है कौन अपने शेयर होल्डर है। तो रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के पहले अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है, परचेस करता है, एंड रिकॉर्ड डेट खत्म होने के बाद, 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो शेयर सेल कर देता है, शेयर अगर क्या कर देता है? सेल कर देता है, तो फिर अगर उसको उस शेयर के सेल पे अगर उसको लॉस होता है, तो दैट लॉस विल नॉट बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट। जितना डिविडेंड अमाउंट रहेगा उतने अमाउंट तक का लॉस उसको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन ऐसे बनाया गया कि तुमको डिविडेंड की लालच थी और तुमने लालच में आके तुमने ये शेयर खरीदे। ठीक है, तो वापस से एक्सप्लेनेशन सुन लो। रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अगर तुमने शेयर खरीदे और उसी शेयर को वापस तुम रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर अगर तुम बेच देते हो और अगर उससे तुम्हें लॉस होता है, तो वो लॉस जो है, वो लॉस जितना तुमको डिविडेंड मिला होगा, वी नो दैट डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, तो जितना तुमको लॉस इंकर आया होगा, ठीक है, तो वो जो भी डिविडेंड की एग्जेम्पशन है, उस एग्जेम्पशन को हम इधर लॉस के साथ क्या करवा देंगे? माइनस करवा देंगे। मतलब उतना लॉस आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। ठीक है, उतना लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, 2 मिनट इस डायग्राम को पूरा ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने बाद। रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले आप परचेस करोगे, 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या करोगे? सेल करोगे तो आपको जो भी लॉस होगा वो लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट, वो लॉस आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ दैट लॉस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस मिस्टर शौर्या की, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना। अभी मिस्टर शौर्या ने क्या किया? मिस्टर शौर्या ने बहुत अच्छा गेम खेला। मिस्टर शौर्या ने क्या किया? 1 मई 2019 को शेयर खरीदे 500, 550 के हिसाब से। डिविडेंड की डेट है 20 जुलाई 2019, मतलब रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई 2019, तो आप देखोगे तो ये 3 महीने के अंदर अंदर है। दिस इज विद इन 3 मंथ्स। परचेस डेट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आया। अब जो फर्स्ट जो शेयर सेल हो रहा है 20th सितंबर 2019, अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर अंदर ही वो शेयर क्या हो रहे हैं? सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन पर डिविडेंड स्ट्रिपिंग लग जाएगा।
डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या लगेगा, जितना एग्जेम्प्ट अमाउंट डिविडेंड की है उतना अमाउंट, जितने शेयर इसने बेचे उतने अमाउंट का डिविडेंड क्या होगा, उतना लॉस आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। तो पहले ये 300 शेयर पे हम लोग देखते हैं लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो पहले 300 शेयर की हम लोग बात करते हैं। 300 शेयर एफपीओ से निकाले तो 300 इंटू 475, तो 300 इंटू 475 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1,42,500 माइनस आपकी परचेज वैल्यू देखते हैं। परचेज वैल्यू 300 मल्टीप्लाइड बाय 550, 300 मल्टीप्लाई बाय 550 करोगे तो बेटा ये आएगा 1,65,000। सो आप देखोगे तो 142,500 माइनस 1,65,000 आप करोगे तो आपको लॉस आएगा 22,500। बट ये लॉस आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग की वजह से पूरा लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। आपकी जितनी एग्जेम्प्ट इनकम है डिविडेंड की उतना लॉस आपका सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। 65 रुपीज का डिविडेंड है 300 शेयर के हिसाब से, तो 300 इंटू 65 19,500 माइनस हो जाएगा। तो एलिजिबल लॉस टू बी सेट ऑफ, एलिजिबल लॉस टू बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कितना मिलेगा, 19,500 माइनस 22,500 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया एलिजिबल लॉस रहेगा। कहां 22,500 का लॉस सेट ऑफ करने मिलने वाला था, कहां 3,000 का मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन। अभी 200 शेयर का अगर आप देखोगे तो डेट दिया 20 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। तो इसका एफपीओसी देखते हैं। एफपीओसी हो जाएगा 200 इंटू 450, तो 200 इंटू 450 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 90,000 रुपीज लेस परचेज कॉस्ट इसकी जो है वो कितनी, 200 इंटू 550, तो 200 इंटू 550 अगर आप करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1,10,000 रुपया। 1,10,000 तो 90,000 माइनस 1,10,000 आप करोगे तो ये 20,000, और बेटा ये 3,000 का और लॉस है, तो क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 23,000, विच इज एक्चुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके पास कितने का, 50,000 का। और अगर आपको याद हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 50,000 का है, उसके सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ मार दोगे 23,000 का, तो उस बंदे की इनकम कितनी आ जाएगी, 50,000 माइनस 23,000 अगर आप करोगे तो उस बंदे की इनकम आ जाएगी 27,000। उसकी दूसरी कोई इनकम तो है नहीं, तो 27,000 आ गई। 27,000 कहीं पे दिख रहा है क्या, यस सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आर यू क्लियर विद दिस, 100% श्योर है, पक्का आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग का ट्रांजेक्शन जो है वो समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज तक डिविडेंड स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया सी इंटर लेवल पे, बट सी इंटर लेवल पे पहली बार ये होगा कि ये जिसने भी आरटीपी बनाया बहुत जबरदस्त आरटीपी बनाया, दिमाग से खेला बंदे ने। रिकॉर्ड डेट बोला, याद रखना रिकॉर्ड डेट, कहीं पर भी वर्ड आया रिकॉर्ड डेट का वर्ड आया याद रखना डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ठीक है, याद करो एग्जाम के अंदर अगर रिकॉर्ड डेट जैसा वर्ड दिख गया डिविडेंड स्ट्रिपिंग नाचने लगोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया, वो भी डिटेल में देखा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग का एक्सप्लेनेशन भी देखा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिया, सॉल्व भी करके देख लिया। ठीक है, हो सके तो ये सॉल्यूशन जो मैं लिखते जा रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन जैसे भी है मैं लिखते जा रहा हूँ, वो आप कॉपी भी करते जाओ साथ साथ में, ताकि आपको इजी रहे, आपके पास रिवीजन के टाइम पे नोट्स वगैरह अवेलेबल रहे, इसके लिए ये इतना अच्छी तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ू ना आगे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लिख देना यार एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, an amount of rupees 40,000 was paid to Mr. X on 1st of July 2019। 1 जुलाई 2019 को 40,000 की अमाउंट जो है वो पे करी मिस्टर एक्स को, टुवर्ड्स द फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओ माय गॉड, इस बंदे ने 1 जुलाई 2019 को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया है, और वो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट 40,000 है, लिमिट से बढ़ गया 194J में। इसको 10% टीडीएस काटना चाहिए था, टीडीएस काटा नहीं है, नॉट डिडक्टेड, अमाउंट नॉट डिडक्टेड। क्या करें सर, अब आगे बढ़ते। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 वॉज ड्यू टू मिस्टर एक्स। 50,000 रुपया ड्यू है अभी,
मिस्टर एक्स ऑन 20th of Feb 2020, 28 फरवरी 2020 को 50,000 रुपया ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वापस मैं डेट लिख देता हूँ, 28 फेब 2020, कितना, 50,000 रुपया। फ्रॉम विच द टैक्स एट द रेट 10% अमाउंटिंग टू 9,000, अमाउंटिंग टू 9,000 कैसे, 40 और 50 90,000, 90,000 का 10%, 9,000 उन्होंने डिडक्ट कर दिया। ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000 वॉज डिडक्टेड। However, this tax of 9,000 was deposited only on 22nd June 2020. 9,000 डिपॉजिटेड ऑन 22nd June 2020। बेटा डेट देखो कब डिडक्ट किया, 28 फेब को डिडक्ट किया। तुम्हें डिपॉजिट कब करना चाहिए, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख, मतलब 7 मार्च 2020 तक को तुमको डिपॉजिट कर देना चाहिए था, बट तुम डिपॉजिट करने कब गए, 22 जून 2020। अगर आपको याद होगा, हमारा टीडीएस नहीं काटा तो 1% इंटरेस्ट, बट हमारा पैसा काट के खुद के पास रखा, नालायकगिरी किया। 1.5% टीडीएस, 1.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा पर मंथ के हिसाब से। पार्ट ऑफ द मंथ इज टू बी ट्रीटेड एज फुल मंथ। तो सबसे पहली बात सर इंटरेस्ट का कैसे पता चला, लास्ट लाइन पढ़ी इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 2011A वुड बी व्हाट। तो 2011A का इंटरेस्ट क्या आएगा, 2011A का इंटरेस्ट आ जाएगा सबसे पहले, ये नॉन डिडक्शन का इंटरेस्ट रहेगा, नॉन डिडक्शन, ओके, या तो नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। ठीक है, हम लिखते हैं टीडीएस नॉट डिडक्टेड। टीडीएस नॉट डिडक्टेड है बेटा, कहां से चालू होगा, 1 जुलाई 2019 से चालू होगा। कहां से लेके कहां तक, जब तक काटा तब तक। कब काटा उन्होंने, 28 फेब 2020 को। ठीक है, 40,000 रुपया, उसके ऊपर 10% टीडीएस, मतलब 4,000 रुपया बनता है। 1% ब्याज लगेगा। नंबर ऑफ मंथ्स गिनो, जुलाई से लेके फेब तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। ठीक है, जैन फेब आप गिनोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 8 मंथ्स के लिए। तो 8 मंथ्स 4,000 इंटू 1% इंटू 8 महीना, ये आपका आ जाएगा 320 रुपया। आगे, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, टीडीएस को डिडक्ट तो कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, टीडीएस को डिडक्ट किया बट डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। कितना टीडीएस डिडक्ट किया, 9,000 का टीडीएस डिडक्ट किया। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1.5%। अच्छा, पीरियड क्या होगा, पीरियड कहां से चालू होगा, मार्च से चालू होगा। मार्च से लेके कहां तक, जब डिपॉजिट किया तब तक, क्योंकि मार्च में डिपॉजिट करना चाहिए था, बट करा तब जून के अंदर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना। तो 4 महीना अगर आप कैलकुलेट करो तो 9,000 इंटू 1.5% इंटू 4 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा, 540 आपकी फिगर आ जाएगी। और दोनों का टोटल कर दो, 320 प्लस 540, 320 प्लस 540 अगर आप करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 860 रुपीज। 860 की अमाउंट सर कहीं दिख रही है क्या, हाँ सर बिल्कुल दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी 860। ठीक है, ऑप्शन बी 860, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करना, सो दैट उनके भी एमसीक्यू उसी तरीके से हो जाए जिस तरीके से आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। इतने इजी तरीके से, इतने एकदम आराम से और मस्के की तरह जा रहा है आपका सब कुछ, एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद वो भी करो कि उनका भी भला हो। ठीक है, मेरा भला तो तेरा भला, तेरा भला तो दूसरे का भला, और तू दूसरे का भला करेगा तो भगवान तेरा भी भला करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, तो दोनों चीजें इधर पकड़ ली उन्होंने, टीडीएस नॉट डिडक्टेड भी पकड़ लिया और टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड भी पकड़ लिया उन्होंने। ठीक है, 1% इंटरेस्ट और यहाँ पे 1.5% इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मिस्टर निशांत की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, 2018-19 साल के अंदर
वो रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। आगे, for the previous year 1920 he is a resident and ordinary resident for the previous year 1920। 2019-20 के लिए ये बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, has received a rent from property in Canada। oh my god, प्रॉपर्टी किधर है? कनाडा में। प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है? कनाडा के अंदर। अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। 1 लाख का रेंट कनाडा में मिला हुआ। He has deposited the same in the bank in Canada, deposited the same in Canada, earned in foreign, deposited in foreign। तो प्रीवियस ईयर 18-19 में तो इसकी टैक्सेबिलिटी आने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज वो फॉरेन की इनकम हो गई, और फॉरेन की इनकम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 he remitted this amount to India। he remitted any past remittance is not taxable, if you remember this। he remitted this amount to India through approved banking channels। is such rent taxable in India, and if so how much and in which year। तो मेरा आंसर तो यार इधर भी नो है और इधर भी नो है, तो नो जैसा ऑप्शन ढूंढते ना कहीं पे। इधर तो यस यस यस, ओ नो जैसा दिखा, नो, यस, डी इज द आंसर। नो, such rent is not taxable in India either during the previous year 2018-19 or during the previous year 2019-20। ना ही 18-19 में टैक्सेबल, ना ही 19-20 में टैक्सेबल। 18-19 में क्यों नहीं टैक्सेबल? बिकॉज 18-19 के अंदर वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, तो उसके लिए वो फॉरेन इनकम थी, कंप्लीटली फॉरेन इनकम है, सो दैट इनकम इज नॉट टैक्सेबल ओवर हियर एज पर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 19-20 के अंदर वो टैक्सेबल क्यों नहीं है? बिकॉज 19-20 के अंदर उस बंदे ने क्या किया था? उस इनकम का रेमिटेंस किया हुआ है। Any past remittance is not taxable over here। अरे yes or no, क्लियर है? चलो, बड़े इत्मीनान से सुन रहे हो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, ऐसे ही बने रहना। नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7, 7वां एमसीक्यू। देखो पहुंच गए, धीरे धीरे करके पहुंच गए अपन 7वें एमसीक्यू के ऊपर। मिस्टर दिनेश, रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ओके। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,30,000, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,30,000, कंप्राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एंड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। क्या क्या इसके अंदर? इंटरेस्ट इनकम है और रेंटल इनकम है। He incurred expenditure of rupees 2 lakh for his son for a study tour to Europe। 2 लाख रुपया एक्सपेंडिचर किया है, फॉर व्हाट? स्टडी टूर टू यूरोप। कुछ दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ऐसा कुछ फॉरेन एक्सपेंडिचर जैसा दिखा। तो अभी के जो अमेंडमेंट है 139(1) के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जो अलग अलग प्रोवाइजोस डाले गए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बारे में एक क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते पढ़ते हैं। वेदर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट इन 2021, इफ यस व्हाट इज द ड्यू डेट। सबसे पहले बंदे की इनकम देखो 2,30,000 है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, मतलब 2.5 लाख से कम है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो प्योरली 139(1) का एक्सप्लेनेशन पढ़ के तो ऐसा ही लगता है कि इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जो एक्सप्लेनेशन है नीचे, जो प्रोवाइजोस है, उस प्रोवाइजो के अंदर क्या बोला हुआ है कि अगर किसी भी बंदे ने फॉरेन एक्सपेंडिचर किया हुआ है और वो फॉरेन एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख से ज्यादा का है, मोर देन 2 लाख का है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम तुम्हें रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है। इधर मोर देन 2 लाख नहीं है। एग्जामिनर जो भी आरटीपी जिसने भी बनाया, वो बंदा बहुत शाना है, उसने 2 लाख पे ही स्टॉप कर दिया, 2 लाख पे ही स्टॉप कर दिया उसने। तो 2 लाख के ऊपर स्टॉप कर दिया बेटा, इसको ना ही इधर रिटर्न भरने की जरूरत, ना ही इस क्राइटेरिया के हिसाब से रिटर्न भरने की जरूरत। इसको रिटर्न भरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो फॉरेन वाला जो केस है, उस फॉरेन वाले केस में क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा के होने चाहिए। इधर तो एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा के है ही नहीं, है कि नहीं? एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा का है ही नहीं, तो इधर तो इसको रिटर्न भरने की जरूरत है ही नहीं। तो ए में यस लिखा हुआ है, बी में यस लिखा है, सी में यस लिखा है, हमें तो नो वाला आंसर चाहिए, तो नो वाला आंसर लिखा है डी के अंदर। नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। यस और नो? क्लियर है? समझ गए? पक्का? श्योर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते।
शायद से लास्ट एमसीक्यू होगा ये, 8th एमसीक्यू लास्ट है, 8th एमसीक्यू लास्ट है। ठीक है, आरटीपी के जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट जो है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ एमसीक्यू पार्ट कवर कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, ताकि एमसीक्यूज आपके एकदम परफेक्टली हो जाए। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर निहार मेंटेन्स अ सेविंग अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट इन अ मेरा बैंक लिमिटेड। The details of withdrawals on various, withdrawals बोला, withdrawals बोला, withdrawals बोला, withdrawals बोला, withdrawals अगर आपको याद हो, withdrawal amendment है सेक्शन 194N। 194N सर क्या अमेंडमेंट है, जरा याद करवाओगे क्या? हाँ बिल्कुल याद करवाऊंगा। एट द रेट ऑफ 2% TDS shall be deducted if the withdrawal exceeds 1 crore from the bank accounts। वहां पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए या करंट अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ इतना लिखा है कि भाई बैंक अकाउंट अगर आपके है, डिफरेंट बैंक अकाउंट है, ठीक है, एक बैंक के अंदर अलग अलग टाइप के अकाउंट्स है, और वो अकाउंट की अगर विड्रॉल्स आपकी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो बैंक को 2% TDS डिडक्ट करना चाहिए ऑन एन अमाउंट ऑफ एक्सेस रुपीज 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ से ज्यादा जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, TDS डिडक्ट करना चाहिए 2% के हिसाब से। ठीक है, 2% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना चाहिए, जरूर डिडक्ट करना चाहिए। और इसकी अगर आपको याद होगा तो इसका एक सर्कुलर आया हुआ है, और इस सर्कुलर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है तो कि जब विड्रॉल की हम बात करेंगे तो विड्रॉल 1 अप्रैल से काउंट करना। विड्रॉल जब आप काउंट करने जाओगे तो 1 अप्रैल से काउंट करना, तो विड्रॉल काउंट करने जाएंगे तो 1 अप्रैल से काउंट करने जाएंगे। अभी देखते हैं 1 अप्रैल से काउंट करते हैं विड्रॉल्स कितने होती है। ठीक है, विड्रॉल देखते हैं बेटा, इधर 15 लाख, ये 15 लाख, ये 20 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 5 लाख, 38 लाख। पहले टोटल करते हैं विड्रॉल कितना हुआ, 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 5 लाख, 38 lakhs। योर आंसर विल कम टू 1 करोड़ 60 lakhs। क्या TDS डिडक्ट करना चाहिए? बिल्कुल डिडक्ट करना चाहिए। कितना डिडक्ट करना चाहिए? 1 करोड़ के ऊपर जितना उन्होंने विड्रॉल कराया उसके अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना चाहिए। 60 लाख के अमाउंट पे TDS डिडक्ट होना चाहिए। कितना डिडक्ट होना चाहिए? 2%। तो 60 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 60 लाख का अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे तो TDS हो जाएगा 1,20,000 का। तो 1,20,000 का TDS कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी। TDS of rupees 1,20,000 is required to be deducted। ठीक है, देखो अमेंडमेंट के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब बोल रहा हूं ना यार, अगर स्टडी एकदम, मतलब लोग ना प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं मालूम है? डायरेक्ट टैक्स को पास करने के लिए प्लानिंग ऐसे होती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, मेरा तो हो गया भाई। ऐसे तेरे को मार्क्स नहीं आने वाले। इफ यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड यू कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कोविड की वजह से एग्जाम हो जाने चाहिए, ये है वो है, एग्जाम डिले हो रही है, ठीक है, तो पढ़, टाइम है तेरे पास। इतने में समझ गया होगा कितनी तैयारी है अपनी। ये 8 क्वेश्चन के अंदर मैं बता सकता हूँ, 8 क्वेश्चन के अंदर अगर आपने खुद करने बैठे ये क्वेश्चन, आपको समझ जाएगा तो अपनी कितनी तैयारी हुई है, या तो हमें और कितनी तैयारी करनी चाहिए। कितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछे, एकदम एकदम घुस के क्वेश्चन पूछा उसने। बराबर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को बताइए। ठीक है, ताकि उनके भी आरटीपी के एमसीक्यूज इतने अच्छे तरीके से हो जाए जितने आपके हुए। ठीक है, चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ, सेम आरटीपी डिस्कशन के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर।